चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप एक्ट के साथ। देखिए पूरे पार्टनरशिप एक्ट के मैंने हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी पावर पॉइंट स्लाइड्स पे बना लिए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो साथ साथ कॉपी करने हैं। आपको इसके अलावा अपने मॉड्यूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक मैनर के अंदर मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी सारी उसके अंदर गलतियां भी हैं जिसको करेक्शन की ज़रूरत है। पता नहीं कब हमारा इंस्टीट्यूट उसे करेक्ट करेगा। तो जो मैंने आपको सिर्फ स्लाइड्स पे दिया है, सिर्फ आपको इसको नोट डाउन करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। अननेसेसरी आप मॉड्यूल को फॉलो करेंगे इस एक्ट के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है? तो देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। अब ये किस तरह का रिलेशनशिप होता है? दिस रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कैसा रिलेशनशिप है उनके बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जो कि एग्री हुए हैं कि वो प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस शेयर करेंगे। देखिए वर्ड जो है वो सिर्फ मैंने प्रॉफिट्स लिखा है, लॉसेस वर्ड नहीं लिखा। क्यों? ध्यान से समझिएगा। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म करते हुए इंटेंशन शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। अगर इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करना नहीं है तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते। लाइक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, एनपीओ। तो अगर आप एनपीओ फॉर्म करते हैं तो होता क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटेंशन होती है दैट इज नॉट टू शेयर द प्रॉफिट्स। इंटेंशन इज नॉट टू शेयर प्रॉफिट्स, रादर सोशल वेलफेयर। यस और नो? तो क्योंकि एनपीओ के अंदर इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करना नहीं होती, सोशल वेलफेयर होती है, तो एनपीओ जो है कांट बी रजिस्टर्ड या कांट बी पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। पार्टनरशिप वही बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर इंटेंशन जो है बिजनेस प्रॉफिट्स को शेयर करना है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। Carried on by all or any of them acting for all। अब ये क्या है? देखिए इसको हम टेक्निकली बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब व्हाट इज दिस म्यूचुअल एजेंसी? इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और यही एक ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 99% होते हैं। इस लाइन के ऊपर बड़े ध्यान से देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी और सी, जिन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म करी। तो देखिए अगर अब ए कोई भी एक्ट करता है, सपोज ए ने गुड्स परचेज करे मिस्टर डी से, ठीक है, और क्रेडिट पर परचेज करे, तो ए ने अगर कोई भी एक्ट किया, कोई भी काम किया, तो उससे बी भी बाउंड हो जाता है, एज वेल उससे सी भी बाउंड हो जाता है। कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी आप ऑल को हटाइए, कैरिड ऑन, ध्यान से देखिए, कैरिड ऑन, पेन चेंज कर लेता हूं, ये देखिए, कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम यहां पे कौन है? ए एक्टिंग फॉर ऑल। और यही प्रिंसिपल बी के केस में भी अप्लाई होता है और यही प्रिंसिपल सी के केस में भी। मतलब अगर कोई भी पार्टनर कोई भी एक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करता है तो वो उससे खुद भी बाउंड हो जाता है, एज वेल एज उसके बिहाफ पर दूसरे पार्टनर्स भी उससे बाउंड हो जाते हैं। दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। every partner is principal as well as every partner is agent। देखिए जरा ध्यान से, true test of partnership is what? Mutual agency. Each partner carrying on business is the principal as well as agent of other partners. He is an agent so far as he can bind other। जैसे A ने यहाँ पे कोई टास्क किया, तो A जो है वो अगर कोई D से गुड्स परचेज कर रहा है तो वो इस समय एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है। A जो है वो पार्टनरशिप का एजेंट कहलाएगा। ठीक है। He can, देखिए, he is an agent so far as he can bind other partners by his acts and he is
principal to the extent that he is bound by the act of other partners। तो देखिए जब A ने एक्ट कोई एंटर किया, D से गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो वहां पर A जो है वो किस कैपेसिटी के अंदर हुआ, एजेंट की, और B और C किस कैपेसिटी में हुए, प्रिंसिपल की। ठीक है, क्यों? क्योंकि B और C के बिहाफ पर A खुद गुड्स जो है वो परचेज कर रहा है, वो B और C को बाउंड कर रहा है। सेम वे अगर B कोई ट्रांजैक्शन करता है तो B एज एन एजेंट डील कर रहा है, A और C क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए। तो देखिए दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज लिख के आनी है। अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता है व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। तो उम्मीद करता हूं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर है। इट इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, या लिखिए इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। द इंटेंशन शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स। इफ द इंटेंशन इज नॉट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस देन इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। Carried on by all or any of them acting for all, this is what called as mutual agency, which is the true test of partnership। समझ में आया? इसके बेसिस पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने तैयार करे हैं, पहले आप वो वाला नोट कर लीजिए सारा। अब ये स्पेशल पॉइंट्स जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। देखिए जितना मैं आपको करवा रहा हूँ इट्स मोर देन सफिशिएंट। बहुत अच्छे से पूरी आपके मॉड्यूल को पढ़ के जो भी उसमें से रेलिवेंट चीज़ें हैं और जो भी मेरे पास बुक है उसको सब कुछ करके एक बहुत कंसाइज में चीज़ों को आपके सामने प्रीशियस मैनर के अंदर आपके सामने रखा है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये करिए और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं यू कैन आंसर इट। ध्यान से देखिए, मेयर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, सिर्फ अगर बिजनेस में प्रॉफिट शेयर किए जा रहे हैं तो वो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। यस, इट कैन बी ए प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस देखने में लग सकता है कि भाई पार्टनरशिप है, बट नॉट द कॉन्क्लूसिव एविडेंस। कॉन्क्लूसिव एविडेंस इज अ म्यूचुअल एजेंसी। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तभी माना जाएगा पार्टनरशिप है। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप है। लाइक टेक अ सिंपल एग्जांपल, सपोज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जिसके दो ओनर्स हैं, ए और बी, को ओनर्स हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का जो भी रेंट आता है वो रेंट जो है ए और बी जो है मिलके शेयर कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है वो आपस में मिलके बांट रहे हैं, तो बेसिकली इट्स नॉट अ पार्टनरशिप, though they are also sharing the profits of the business. Rent of property shared by co-owners is not an example of partnership. अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ए के किसी भी एक्ट से बी बाउंड नहीं होता और बी के किसी भी एक्ट से ए बाउंड नहीं होता। दोनों ही अपनी ओनर कैपेसिटी के अंदर उन्होंने ओनरशिप कैपेसिटी के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी को परचेज कर रखा है। यहाँ पर अगर एक कल दिन कोई भी एक्ट करता है, सपोज ए कहता है कि भाई सपोज यहाँ पर सी ने रेंट पे लिया था और ए सी को बोलता है कि भैया क्या बोलते हैं, टाइम से पहले आप प्रॉपर्टी को खाली करो। 11 महीने का एग्रीमेंट था, 5 महीने बाद ही वो बोलता है कि आप प्रॉपर्टी को खाली करो। तो सी जो है वो ए के ऊपर केस करेगा, उससे बी बाउंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि बी ने थोड़ी ना बोला है, बी तो कह रहा है भैया रहो मेरे हिस्से के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए को दिक्कत हो रही है, सी विल क्लेम the amount of compensation या whatever the relief he wants to take from A only, उससे B बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। तो देखिए वैसे ये सारे काम कोर्ट ऑफ लॉ के होते हैं, हमें इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ इतना समझना है। क्योंकि देखिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है, अभी आपके मन में कोई डाउट आ गया कि सर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ के पेपर की खास बात यही होती है कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। अगर सपोज ऐसा हुआ तो इफ़ एंड बट, इफ़ एंड बट, तो देखिए हर इफ़ एंड बट पे एक नई सिचुएशन बनती चली जाती है, और अगर हम ज़्यादा इफ़ एंड बट लगाना शुरू करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। तो जस्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉ कहना क्या चाहता है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे प्रूव करना है, क्या है, वो सीए का पार्ट नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एलएलबी कोर्स कि वो सर्कमस्टांसेस क्या रहे, फैक्ट्स क्या रहे, कोर्ट के अंदर हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, अभी हमें जो फोकस करना है कि लॉ क्या कहता है, जो लॉ की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं, इसके बेसिस पर आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो पार्टनरशिप होगी।
इट्स अ प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट लग सकता है, बट इट्स नॉट अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस। द कॉन्क्लूसिव एविडेंस इज ओनली म्यूचुअल एजेंसी। समझ में आया? श्योर। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज द नेचर ऑफ एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है वो किस तरीके का होता है? सबसे पहले इट्स वॉलेंट्री, दैट इज देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट अमंग द पार्टनर्स, कि अगर 3 पार्टनर्स जुड़े हैं ए, बी और सी, तो वो फ्रीली कंसेंट उन्होंने दी है कि येस दे विल कम इनटू द पार्टनरशिप। ठीक है। और सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। अब वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल की जब आप बात करते हैं तो उसमें दो बातें आ सकती हैं, या तो इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन राइटिंग। और इम्प्लाइड क्या हो सकता है? बाय कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन, एक्ट बीइंग फॉलोड। इसके मैं आपको आगे एग्जांपल पढ़ाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट या स्टॉपल। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी आप इसे इतना ही रखिए। तो पार्टनरशिप जो है वो दो तरीके की हो सकती है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में इट कैन बी इन ओरल और इट कैन बी इन राइटिंग। ठीक है। और इम्प्लाइड में बाय कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन और एक्ट बीइंग फॉलोड। इसके एग्जांपल हम भी लेटर ऑन देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, अदरवाइज उसे एक इलीगल एसोसिएशन बना दिया जाता है, मान लिया जाता है। देखिए ये बात जो है वो हमारे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई, ये बात हमारे लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें 50 से ज़्यादा ओनर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो उसे सिर्फ और सिर्फ आप कंपनी फॉर्म में कर सकते हैं और किसी फॉर्म में नहीं कर सकते। तो वहीं से हमने कंक्लूड किया है कि जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो 50 हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो 50 को क्रॉस करेंगे तो इट विल बिकम एन इलीगल एसोसिएशन, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हमें बात करूं तो सबसे पहले हम इसे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं कि ड्यूरेशन के बेसिस पे देखना है या आपको एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के बेसिस पे देखना है। अब सबसे पहले मैं ड्यूरेशन के बेसिस पे बता दूं तो सबसे पहले होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के अंदर कोई ऐसी फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती, जब तक पार्टनर्स का मन करता है वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करवाने के लिए करवा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, ओरल से काम नहीं चलेगा, और दूसरा टू ऑल द पार्टनर्स जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, नाम से ही पता लगता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक एग्जाम में बहुत ही अच्छी केस स्टडी बनती है। सपोज आपने पार्टनरशिप बनाई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया और उसके बावजूद भी पार्टनरशिप चल रही है। तो अगर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के एक्सपायर होने के बाद भी पार्टनरशिप चल रही है तो वो बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। However, if such partnership continues even after expiry of fixed partner period, it is to be treated as partnership at will. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसके ऊपर एग्जाम में आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है। ठीक है। तो पार्टनरशिप ड्यूरेशन के बेसिस पे दो तरीके की होती है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप एट विल जिसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, उसे कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए पार्टनर नोटिस देंगे राइटिंग में टू ऑल अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड जो कि एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, फिक्स पीरियड के बाद वो खत्म हो जाएगी। हाउएवर इफ सच पार्टनरशिप कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, इट विल बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप एट विल। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हम इसे दो कैटेगरी में बांटते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की है तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दैट इज फॉर, इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आपके पास परफेक्ट है ज्वाइंट वेंचर, जो कि एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है जिसको आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं और उसके प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद वो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। सो पार्टनरशिप
पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर एडवेंचर या टास्क, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सटेंड्स लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर एडवेंचर ओनली। देखिए लिखने को आप टास्क भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉ का जो प्योर वर्ड है दैट इज द एडवेंचर। तो कोशिश करिए कि आप एडवेंचर वर्ड ही यूज करें। आगे आप जब मेरे साथ टेक्स्ट का पेपर पढ़ेंगे इंटर लेवल पे या नेक्स्ट लेवल पे, तो आप देखेंगे कि एडवेंचर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है टास्क के लिए। तो आप एडवेंचर वर्ड को अपनी वोकैब में ऐड कर लीजिए। तो पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, जिसका मतलब है टास्क, इज नोन एज बेसिकली पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन कोई पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप ना बना के इन जनरल आपने बनाई है, जिसमें आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। फॉर अ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ अफेयर्स, पार्टनरशिप फॉर कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ अफेयर्स, और इन अदर वर्ड्स पार्टनरशिप फॉर बिजनेस इन जनरल। कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज जनरल पार्टनरशिप। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। फटाफट इसको एक बार जो है वो सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत, बस श्याम बाबा जानते हैं कितनी मेहनत करके नोट्स बने हैं। पूरे 10 घंटे लगे इस नोट्स को बनाने के अंदर, सिर्फ कि आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना आए, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा, दो जितना वो अच्छा दूसरे एक्ट्स के लिए था, वो यहाँ पर थोड़ा पैथेटिक आ जाता है। और चलिए आगे बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के ऊपर। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है। कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने देखा था, या तो वो राइटिंग में हो सकता है या ओरल के अंदर। अगर वो ओरल है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते, बट अगर वो राइटिंग के अंदर है, किसके अंदर है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर है, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। अब देखिए पार्टनरशिप डीड इज अ बेसिकली अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। उसके अंदर होता क्या है, कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स टू ईच अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। सबसे पहली चीज आपको एग्जाम में यही फंसाएगा कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन ओरल है, क्या वो पार्टनरशिप डीड है? नो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज नोन एज पार्टनरशिप डीड एंड इट कंटेन्स वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ टू द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, की वो किस बेसिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने वाले हैं। समझ में आई बात? अब देखिए अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, सपोज ए बी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, उन्होंने एक बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, मतलब वो जो कैपिटल लेके आए, ठीक है, उसके अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, कोई बिल्डिंग भी है, सपोज ए ने कंट्रीब्यूट करी, ठीक है, ए ने कहा कि ठीक है मेरी बिल्डिंग आप यूज करो। तो पार्टनरशिप में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड स्टेम्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पार्टनरशिप डीड वैलिड तब कहलाएगी जब वो राइटिंग के अंदर होगी, राइटिंग में तो होनी चाहिए, प्लस इट शुड बी स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। बट पार्टनरशिप के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। कोई पार्टनर्स के बीच में सिर्फ वो नॉर्मल अपना पैसे लाए, ठीक है, मनी उन्होंने कंट्रीब्यूट करी जिससे वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और गुड्स परचेज करके सेल परचेज कर रहे हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो स्टैम्प होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899। तो अगर पार्टनरशिप के अंदर जो उन्होंने फॉर्म करी है पार्टनर्स ने, उसमें किसी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है जो कि पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट करी है, तो इट शुड बी स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। बट अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो इट शुड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899। और इन राइटिंग होना जरूरी है, ओरल है तो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगी। फटाफट इसको आप एक बार नोट करिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, नेम ऑफ पार्टनरशिप, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, ड्यूरेशन कितनी है पार्टनरशिप फिल्म की, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या प्रोसेस क्या होगा, कैसे हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स लोन्स क्या होगा, प्रोविजन फॉर सैलरीज कमीशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पार्टनरशिप डीड में होती है। तो यहाँ तक आपने एक बेसिक पार्ट अपना कंप्लीट किया। सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है, सेकंड ट्रू टेस्ट क्या होता है, उसके स्पेशल पॉइंट्स, उसके बाद काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप डीड, और उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। फटाफट पहले आप यहाँ तक सारा नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आइए बच्चों बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देखिए सबसे पहले आता है आपके पास एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स। देखिए ये पार्टनर बनते हैं बाय एग्रीमेंट
और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस ऑपरेशन के अंदर, मतलब जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके अंदर इनका रोल होता है। देखिए ये पार्टनर जब रिटायर होते हैं तो इनको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि अब हमारा इस पार्टनरशिप फर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों? सपोज देखिए ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। ए जो है वो एक्टिव पार्टनर था जो कि पब्लिक डीलिंग करता था। तो अगर ए पब्लिक डीलिंग करता था तो देखो पब्लिक डीलिंग करने की वजह से ए का एक ट्रस्ट मेंटेन होगा अमंग द पब्लिक, यस और नो। तो पब्लिक जो है वो बी और सी को नहीं जानती, वो ए के बिहाफ पर पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई भी एग्रीमेंट करती है। तो अगर ए कल दिन रिटायर होता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से अलग हो गया हूं, सो दैट कोई उसके फेस पे पार्टनरशिप फर्म से एग्रीमेंट ना कर ले, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर ना कर ले। सो रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑन रिटायरमेंट टू अवॉइड फ्यूचर लायबिलिटीज। अगर इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ए ने और वो रिटायर हो गया तो जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दे देता तब तक जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज होंगी उसमें ए को भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा। ये लेटर ऑन हम और अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर जो कि पार्टनर बाय एग्रीमेंट बने हैं बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस ऑपरेशन के अंदर, दो दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। इनको पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती ऑन रिटायरमेंट में क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग के अंदर एज सच इन्वॉल्व ही नहीं होते। समझ में आई बात? फटाफट इसको नोट करिए फास्ट। ये वाला जो पॉइंट है पब्लिक नोटिस वाला है, अभी डिटेल में आगे और आएगा, घबराओ मत, तब और डिटेल में देखेंगे इसे। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर्स कौन होते हैं? जो कि अपना नाम प्रोवाइड करते हैं फर्म को। उनका एज सच रियल इंटरेस्ट नहीं होता कोई फर्म में, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करते, पार्टिसिपेट भी नहीं करते बिजनेस ऑपरेशन में। हाँ, दे आर लायबल टू थर्ड पार्टी क्योंकि उन्होंने अपना नाम प्रोवाइड किया है। इसमें जनरली होता है कि देखिए कोई जैसे बहुत बड़ी हस्ती है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, तो उनको मैंने बोला कि सर हम एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम 3 पार्टनर हैं, मैं, मेरा फ्रेंड, ठीक है। तो अब हमने उनको बोला कि आप भी हमारे साथ पार्टनर बन जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका नाम अगर जुड़ा होगा पार्टनरशिप फॉर्म में अमिताभ बच्चन जी का तो ऑब्वियसली बिजनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आएगा। तो उन्होंने एक लमसम पेमेंट ली और उन्होंने अपना नाम हमें दे दिया। तो एज सच देयर उनका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, वो प्रॉफिट लॉस भी नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी गुडविल का एक अमाउंट चार्ज किया पार्टनर आने के लिए, बनने के लिए, और कोई बिजनेस ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनका नाम की वजह से हमें बिजनेस मिल रहा है, तो इसीलिए वो जितनी भी थर्ड पार्टीज़ की लायबिलिटी है उसके अंदर उनका हिस्सा भी होगा। फिर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। देखिए नाम से ही पता लगता है, ओनली शेयर प्रॉफिट्स बट डू नॉट बियर लॉसेस, लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स। यहाँ पर आईसीए मटेरियल में बहुत गड़बड़ी है तो मैंने लिख भी दिया आईसीए मटेरियल नीड्स रिवीजन। तो ये पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होता है जो कि सिर्फ प्रॉफिट में चाहते हैं, लॉसेस बियर नहीं करते, और लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स, हर तरह के एक्ट्स के लिए, चाहे किसी भी तरह की हैं उसमें के लिए वो लायबल होते हैं। इसके बाद है पार्टनरशिप बाय कंडक्ट, जिसको आप इम्प्लाइड भी बोल सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट और पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। इसमें भी आईसीए में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो उसे इग्नोर करिएगा प्लीज़। देखिए होता क्या है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, बड़े ध्यान से समझना। सपोज ए जो है वो मैनेजर है फर्म का, ठीक है, अरे भाई आजा, ए जो है वो मैनेजर है, बी जो है वो पार्टनर है, ठीक है। अब वो सी से मिलने के लिए जाते हैं और ए जो है वो सी के आगे इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि वो भी फर्म का पार्टनर है, दो ही इज नॉट अ एक्चुअल पार्टनर but he represents himself in such a manner before C that he is also a partner in the partnership firm, though he is only a manager। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अगर A ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि वो भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, दो वो पार्टनर एक्चुअल नहीं है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से, उसकी बातों की वजह से सी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है पार्टनरशिप फर्म के साथ, तो यहाँ पर ए जो है वो बेसिकली बन जाएगा पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट मीन्स टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंजर्स हु होल्ड
themselves out or represents to be partner in a firm। समझ में आई बात? शो उसने आपको अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से किया। क्लियर है यहाँ पर? शो नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। अब पार्टनरशिप बाय स्टॉपल क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज सी आया पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, वहाँ पर ए भी है, बी भी है, सी भी है। बी और सी जो है वो पार्टनर है और ए जो है वो मैनेजर है। अब सी ने पूछा ए से, ए इज ऑल्सो योर पार्टनर, ठीक है। तो बी और सी ने बोल दिया यस, ठीक है। और ए जो है वो चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। ए रिमेन्स साइलेंट, ठीक है। ए के सामने बात चल रही है, ए रिमेन्स साइलेंट, बी और सी ने बोल दिया यस। अब सी ने ए के फेस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। देखिए यहाँ पर क्या था, ए ने रिप्रेजेंट किया, यहाँ ए ने रिप्रेजेंट नहीं किया, ए रिमेन्स साइलेंट। सी ने पूछा ए इज ऑल्सो योर पार्टनर, ए ने कहा, ए चुप रहता है, बी और सी ने कहा यस। तो यहाँ पर सी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया और फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसके अंदर ए की लायबिलिटी भी अराइज होगी। यहाँ पर ए जो बन जाएगा वो बन जाएगा पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब मैंने बताया था आपको पहले भी, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, मना करने से रोकना। अब लेटर ऑन जब अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो ए जो है अपनी लायबिलिटी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, उस समय उसे मना करने से रोका जाएगा कि भैया उस समय तू चुप क्यों रहा, अब तू मना नहीं कर सकता। समझ में आई बात? वेयर अ स्ट्रेंजर मिसअंडरस्टूड्स अ पर्टिकुलर पर्सन एज पार्टनर एंड सच पर्सन रिमेन्स साइलेंट, then he or she is partner by estoppel। बहुत क्लीन सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। प्लीज़ इनकी इज्जत समझिए, और इज्जत कैसे समझनी है, कोई आरती नहीं करनी इसकी रोज़, सिर्फ आपको बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ना है। बिलीव मी, सिर्फ इतना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स सेट कर लो, सिर्फ उसके बाद 3 घंटे के सारे एक्ट बचते हैं, तीनों मिला करके, उससे ज़्यादा नहीं जाने दूंगा। आप पढ़िए जरा इसे। नॉट लायबल टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ दी फर्म, दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉसेस में के लिए मतलब एंटाइटल नहीं होते। हाउएवर लायबल टू थर्ड पार्टी विद विच कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बिकॉज ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि ये सारे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट और पार्टनरशिप बाय स्टॉपल की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली दे आर लायबल ओनली फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुए हैं। समझ में आई मत? वो सारी थर्ड पार्टीज के लिए लायबल नहीं है। लायबल टू थर्ड पार्टीज विद विच कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बिकॉज ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर कोई थर्ड पार्टी एंटर करी है तो सिर्फ वो उस थर्ड पार्टी के लिए लायबल है, सारी थर्ड पार्टीज के लिए लायबल नहीं है। समझ में आया? शो। इसके बाद इनकमिंग पार्टनर जो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो रहा है, आउटगोइंग पार्टनर जो पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, रिमेन्स लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब तक रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, सपोज वो रिटायर हुआ 1 जुलाई को, उसने पब्लिक नोटिस दिया 31 जुलाई को, ठीक है, 16 जुलाई को कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, ठीक है, तो क्या उसके अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी भी लायबिलिटी अराइज होती है? जी हाँ। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, जब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाएंगे उसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर की भी लायबिलिटी होगी। तो क्या आपका आंसर अलग होता कि अगर वो स्लीपिंग पार्टनर होता? तो हाँ जी, स्लीपिंग पार्टनर होता तो उस केस के अंदर उसकी लायबिलिटी नहीं होती, उस केस में उसे पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पब्लिक नोटिस देने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, बाय पब्लिशिंग इट इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, ये बात ध्यान रखनी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कोई भी हो, एंड एटलीस्ट 1 वर्नेकुलर न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज का जो भी न्यूज़पेपर है उसके अंदर। तो 2 न्यूज़पेपर में देना है, 1 इन नेशनल न्यूज़पेपर, 1 इन लोकल न्यूज़पेपर, तो उसको मान लिया जाता है कि आपने पब्लिक नोटिस दे दिया। सब पार्टनर, सब पार्टनर क्या होता है? सपोज ए बी सी पार्टनर्स है, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है डी के साथ कि वो पार्टनरशिप फॉर्म से जो भी कमाएगा उसका 50% जो है वो डी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो बन जाएगा सब पार्टनर, लेकिन एज सच उसका पार्टनरशिप फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड डी ओनली। पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट्स इन द फर्म
with a third person, that third person is called sub partner. जो third person है उसको हम क्या बोलेंगे, sub partner. Not liable towards third party. sub partner की कोई liability third party की तरफ नहीं होती, because it's just a contract between a partner and this particular person only. समझ में आई बात? Sure. फटाफट इसको एक बार सारा का सारा नोट करिए फास्ट. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर में, जो कि आपको सेक्शन 12, 13, 21, 31, 22, 33 एंड 36 में दिए हुए हैं. इंडिविजुअल सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट. देखिए, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स. हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली लिखा है तो बात अलग है. द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझिए. सपोज अगर पार्टनरशिप डीड में उन पार्टनर्स ने कुछ स्पेसिफिकली एग्री किया है किसी पॉइंट के लिए. सपोज उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम 10% पर एनम प्रोवाइड करेंगे, तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वही माना जाएगा. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें जो हम बताने जा रहे हैं वो गिवन नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ गिवन नहीं है, तो फिर जो आपको यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं वो अप्लाई होंगे. वो क्या है? एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. हर पार्टनर के पास राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फ्रीली एक्सेस कर सकता है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं. पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ लोन इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट रेट एग्रीड अपॉन अदरवाइज एट 6% पर एनम. देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में जल्दीबाजी में 6 ऐसे लिख देते हैं. लॉ में न्यूमेरिक अलाउड नहीं होता, हमेशा आपको इंग्लिश में लिखना है 6% पर एनम. बट पार्टनर कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनलेस देयर इज अ एग्रीमेंट टू पे इट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा जब तक एग्रीमेंट नहीं है, बट हाँ लोन मिलेगा, वो भी जिस रेट से एग्रीड है, बट अगर एग्रीड नहीं है तो 6% से. राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रेशो. प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किए जाएंगे, हाँ अगर कुछ रेशो है तो उसमें. पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू बी इंडेमनीफाइड टू कंपनसेट बाय द फर्म फॉर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. सपोज पार्टनरशिप फर्म का कोई एक्सपेंस पार्टनर ने अपनी जेब से पे कर दिया, तो फिर पार्टनर के पास ये पूरा राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से उसके पैसे ले. अब पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू बी इंडेमनीफाइड, दैट इज टू कंपनसेट by the firm for all expenses incurred by him in the course of the business. Payments made by him in respect of the partnership debts. Suppose partnership firm ने कोई लोन लिया हुआ था 5 लाख रुपए का, ठीक है, और वो ड्यू हो गया, ठीक है, बैंक वाले बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर पार्टनर ने क्या किया, अपनी तरफ से पेमेंट कर दी, ठीक है. तो उस केस के अंदर जो भी डेट, लीगल डेट, वैलिड डेट पार्टनर ने रिटायर किया है पार्टनरशिप फर्म का, उसके लिए वो पैसे मांग सकता है. तो पेमेंट मेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डेट्स. फंड्स प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म. सपोज पार्टनरशिप फर्म को जीएसटी पे करना था, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं थे, लास्ट डेट आ गई, तो सपोज ए ने आउट ऑफ ओन पॉकेट पैसे प्रोवाइड किए, तो जो भी उसने फंड्स प्रोवाइड किए हैं उसके लिए वो पार्टनरशिप फर्म से लेटर ऑन क्लेम ले सकता है. तो बेसिकली पार्टनर ने अगर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा किया है, चाहे वो खर्चा किया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस, देखिए, ठीक है, या पार्टनरशिप डेट्स के लिए, या इमरजेंसी के अंदर फंड्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसके लिए उसके पास फुल राइट है कि वो अपना कंपनसेट ले, इंडेमनीफाई किया जाए उसको. Every partner has the right in partnership property and it shall be applied exclusively for the purpose of partnership only. कोई प्राइवेट पर्पस के लिए इंडिविजुअल पार्टनर अपनी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, सिर्फ फर्म के बिजनेस के लिए उसे यूज किया जाएगा. पार्टनर हैज द पावर टू एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉसेस. इमरजेंसी के अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे फर्म को कोई लॉस हो सकता है, तो पार्टनर के पास राइट है कि वो कोई भी ऐसा एक्ट करे विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, जिससे उस लॉस को मिनिमाइज किया जा सके. पार्टनर हैज द राइट टू स्टॉप द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट हिज कंसेंट. मैं आपको बता दूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब तक नहीं हो सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट नहीं देते. पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर बाय गिविंग नोटिस. अगर पार्टनरशिप एट विल है, फिक्स पीरियड है, तो आप फिक्स पीरियड से पहले रिटायर नहीं हो सकते, बट एट विल है तो कभी भी पब्लिक नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स इन राइटिंग
देकर आप रिटायर हो सकते हैं। न्यूली एडमिटेड पार्टनर शेल बी लायबल फॉर एनी डेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन नॉट फॉर प्रीवियस डेट्स। सपोज अगर कोई नया पार्टनर एंटर करता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल के बाद जितने कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर होंगे वो उसके लिए लायबल है, उससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए गए हैं वो उसके लिए लायबल नहीं है। न्यूली एडमिटेड पार्टनर शेल बी लायबल फॉर एनी डेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन बट नॉट फॉर प्रीवियस डेट्स। एवरी राइट हैज अ राइट टू कंटिन्यू, ये एवरी राइट लिख दिया, एवरी पार्टनर है ये। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इट। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो ये 4 पार्टनर्स मिलकर भी किसी एक पार्टनर को फर्म से एक्सपेल नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। पार्टनर अपनी मर्जी से ही रिटायर होगा या कोर्ट के ऑर्डर से। अब एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड। चारों मिलकर भी वो उसे पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर नहीं निकाल सकते। एट मैक्स व्हाट देयर 4 कैन डू, अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि वो कोर्ट जा सकते हैं अगर उन्हें ए के एक्ट से कोई परेशानी है। कोर्ट देखेगा, कोर्ट विल लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस, देन कोर्ट कैन ऑर्डर, बट बी सी डी ई पर ये राइट नहीं है, ठीक है। Every outgoing partner has a right to carry on competitive business under certain condition। देखिए पार्टनरशिप डीड में ही अगर लिख दिया गया था कि भैया जो रिटायरिंग पार्टनर है वो रिटायरमेंट के बाद 6 साल तक कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं चलाएगा तो बात अलग है, बट अदरवाइज एज ए जनरल लॉ जो पार्टनर है वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। समझ में आई बात। तो ये थे राइट्स, ये 12 राइट्स बहुत अच्छे से करिएगा। केस स्टडी आपके पास आ सकती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे 5 या 6 नंबर तक का। तो ये आप कोशिश करिए 12 के 12 राइट्स आपके दिमाग में बैठ जाए, फटाफट से नोट करिए फास्ट। इसके बाद है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। देखिए कोई एग्री ड्यूटी है तो बात अलग है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फॉलोइंग ड्यूटीज हैं, वो क्या है। बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, इन द सेंस कि बिजनेस आपको इस तरीके से करना है कि पार्टनरशिप फर्म को फायदा हो ना कि नुकसान हो। बड़ी कॉमन सी बातें हैं सारी। बाउंड टू कीप एंड रेंडर ट्रू एंड प्रॉपर एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एकदम करेक्ट अकाउंट्स मेंटेन करने, कोई उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं करना, जस्ट एंड फेथफुल टू अदर पार्टनर्स रहना है, कोई उनके साथ चीटिंग नहीं करनी। देखिए बड़ी सिंपल सी बातें हैं। पार्टनर्स शेल नॉट कॉम्पीट विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म में आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज 2 पार्टनर्स हैं मिलके बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और सेम बिजनेस ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी चला रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी चला रहा है, तो ये गलत बात है। हाँ उसने बात बी को बता रखी है, बी ने कंसेंट दे रखी है तो बात अलग है, बट अदरवाइज अगर वो पार्टनरशिप फर्म में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सेम बिजनेस इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं चलाना। एनी प्रॉफिट्स मेड बाय सच अनऑथोराइज्ड कंपटीशन कैन बी क्लेम्ड बाय द फर्म। सपोज ए ने कोई सेम बिजनेस इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोल प्रोप्राइटरशिप में भी चला रखा है, तो उस बिजनेस से जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आ सकती है। पार्टनर मस्ट नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स किसी भी तरीके के। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज एक्चुअल अथॉरिटी। इफ ही एक्सीड्स हिज अथॉरिटी ही शैल कंपनसेट टू द अदर पार्टनर्स फॉर लॉस अनलेस दे रेटिफाई हिज एक्ट। मतलब देखिए हर पार्टनर को कुछ अथॉरिटी दी जाती है थ्रू पार्टनरशिप डीड की आप इस तरह की डीलिंग करेंगे। सपोज ए को अथॉरिटी दी गई कि आप 5 लाख रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे किसी भी आउटसाइड कस्टमर से। अगर इससे ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो यू विल डिस्कस विद द बी एंड सी ऑल्सो। तो अगर ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया 8 लाख रुपए का जो कि उसकी कैपेसिटी से बाहर है, उसकी अथॉरिटी से बाहर है, तो ए नीड टू कंपनसेट फॉर इट टू द पार्टनरशिप फर्म। समझ में आई बात? श्योर। तो ये थी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ये 6 ड्यूटीज आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, सारी रेलिवेंट है, और ये 12 राइट्स, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फटाफट इसको सारा का सारा नोट डाउन करिए, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, फोटो खींच के काम नहीं चलने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये सारा आपको अपने हाथ से रजिस्टर पे नोट करना है, इससे आपको याद भी हो जाएगा। और ये देखिए पार्टनरशिप जो आपके एग्जाम में आएगा उसमें फिर जो भी केस स्टडी आएगी आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ पार्टनर की। देखिए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट्स एंड पावर्स टू टेक डिसीजंस, टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, यस और नो। तो सेम वे यहाँ पर अथॉरिटी का मतलब क्या है कि देखिए कोई पर्टिकुलर पार्टनर जब अपनी पावर्स को यूज करता है, अपने राइट्स को यूज करता है जो उसे ग्रांट किए गए हैं बाय द पार्टनरशिप फर्म, तो वो एज एन एजेंट डील कर रहा है, एज वेल एज वो दूसरे पार्टनर्स को भी अपने एक्ट से क्या कर रहा है? बाउंड कर रहा है।
यस और नो, ये हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। अब ये अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस अथॉरिटी या इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड को हम ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या एपरेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। देखिए, एक्सप्रेस अथॉरिटी जो होती है वो बाय वर्ड्स प्रोवाइड की जाती है पार्टनर्स को, दैट कैन बी स्पोकन वर्ड्स और दैट कैन बी रिटन। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है वो एक्ट में प्रोवाइड की गई है कि हर पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अब वो क्या है, ध्यान से देखिए। सेलिंग फर्म्स गुड, परचेजिंग गुड्स फॉर द फर्म्स, एक्सेप्टिंग एनी पेमेंट ऑफ डेट ड्यू टू द फर्म। सपोज किसी ने फर्म को पैसे देने हैं तो कोई भी पार्टनर ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इंगेजिंग इन डिस्चार्जिंग एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को रखना है या डिस्चार्ज करना। दीज आर 4 इम्प्लाइड अथॉरिटीज। लेकिन ये भी ऐसे ही नहीं है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस हैं। वो क्या? एक्ट शैल रिलेट टू नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, वो जो भी उसने काम किया है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। शैल बी डन इन द यूजुअल वे एंड शैल बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म। कोई अगर पार्टनर ने अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखिए। सपोज ABC की पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जिसका नाम है सपोज ABC एंड कंपनी। एंड कंपनी जनरली लिखा होता है इनमें पार्टनरशिप फर्म के, आप देखेंगे कंपनी के लिए लिमिटेड लिखा होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एंड कंपनी लिखा होता है। तो सपोज ए ने गुड्स परचेज किए, ठीक है, गुड्स परचेज किए और उसका जो बिल बनवाया, उसका उसने बिल बनवा दिया अपने नाम पे, ठीक है, ए ने अपने नाम पे बिल बनवाया, तो फिर पार्टनरशिप फर्म जो है ABC एंड कंपनी वो लायबल नहीं है। एक्ट शैल बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। वो अगर अपने नाम पे करता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म लायबल नहीं होगी उसके एक्ट से। तो बेसिकली इम्प्लाइड अथॉरिटीज दी गई हैं, क्या है? सेलिंग फर्म्स गुड्स, परचेजिंग, एक्सेप्टिंग एनी पेमेंट ऑफ डेट, इंगेजिंग इन डिस्चार्जिंग, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन दैट इट शुड बी इन अ नॉर्मल बिजनेस, ठीक है, इन अ यूजुअल वे एंड शेल बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे 3 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। इन अ ट्रेडिंग फर्म पार्टनर हैज फॉलोइंग एडिशनल पावर्स। अब कौन से एडिशनल पावर्स हैं? टू बोरो मनी ऑन द फर्म्स क्रेडिट एंड टू प्लेज द फर्म गुड्स फॉर दैट पर्पस। देखिए, यहाँ पर प्लेजिंग की पावर नहीं थी। आप पार्टनरशिप फर्म ने किसी को पैसे देने हैं तो पार्टनर कैन एक्सेप्ट, लेकिन अगर ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म का मतलब क्या होता है? जिसका काम होता है गुड्स को सेल परचेज करना, तो वहां पार्टनर के पास पावर है कि वो मनी भी बोरो कर सकता है फर्म के गुड्स को प्लेज करके, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट। जी हाँ। टू एक्सेप्ट, मेक एंड इशू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द फर्म्स नेम, BR या BP को एक्सेप्ट करना या ड्रॉ करना, ये भी उसके पास पावर है। सिर्फ ट्रेडिंग फर्म में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ ट्रेडिंग फर्म जिसका काम गुड्स को सेल परचेज करना है, ठीक है। टू एम्प्लॉय अ सॉलिसिटर और अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, सॉलिसिटर अटॉर्नी आप बेसिकली लॉयर समझिए। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 पावर्स, अगर ट्रेडिंग फर्म है तो 3 अलग पावर्स दी गई हैं, मनी बोरो करने की, BR BP एक्सेप्ट करने की, और टू एम्प्लॉय अ लॉयर, बेसिकली सॉलिसिटर और अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। समझ में आया? तो दीज आर द इम्प्लाइड अथॉरिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी लिखना है, एज वेल एज ए ट्रेडिंग फर्म का भी आपको लिख के आना है। समझ में आया? शो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबमिटेड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म इन आर्बिट्रेशन। देखिए, आर्बिट्रेशन में क्या होता है? जनरली सेटलमेंट करवाए जाते हैं। देखिए, एक तो होता है सीधे आप कोर्ट में पहुंच गए, एक होता है आर्बिट्रेशन करवाया। दोनों पार्टीज जो हैं एक मिडलमैन को सिलेक्ट करती हैं जो कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करवाता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन। तो पार्टनर पे ये राइट नहीं है कि बिजनेस का कोई डिस्प्यूट वो आर्बिट्रेशन में लेके जाए जो कोर्ट में चल रहा है। समझ में बात? जनरली आप देखेंगे जब थोड़ा बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे तो कोई अगर केस कोर्ट में चला जाता है और वो नॉर्मल मनी से रिलेटेड केस है, कंपनसेशन से रिलेटेड है, तो कोर्ट बोलता है कि अगर आप चाहें तो आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं, आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोर्ट में कोई केस है तो पार्टनर के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे ये डिसाइड कर ले कि ये केस हम आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, जब तक पार्टनर्स अपनी कंसेंट नहीं देते। ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन द नेम ऑफ द बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, ठीक है।
ये अपने नाम से कोई फर्म का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश का मतलब होता है सरेंडर एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म, मतलब समझे बेसिकली सपोज फर्म ने कोई कंपनसेशन रिसीव करना है तो उसको रिसीव सरेंडर करने का राइट पार्टनर पे नहीं है। सपोज फर्म ने किसी पे 1 करोड़ रुपए का केस डाल रखा है, ठीक है, तो ये नहीं है कि पार्टनर ए जो है उसके पास ये राइट है कि उसको सरेंडर कर दें कि नहीं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मत देना, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश दैट इज सरेंडर एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फर्म, कोई भी फिक्स्ड असेट खरीदना है तो इंडिविजुअल पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक दी गई है किसी को ये अथॉरिटी तो बात अलग है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म को की जो प्रॉपर्टी है कोई फिक्स्ड असेट है उसे ट्रांसफ़र करने की कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इसकी भी कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती। विड्रॉ सूट फाइल्ड बाय द फर्म, कोई फर्म ने केस फाइल करा है और उसे पार्टनर सोचे कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे विड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसी भी कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती। मतलब ये सब एक्ट अगर पार्टनर तभी कर सकता है जब उसे इसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है। समझ में आई बात। एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट अगेंस्ट द फर्म, किसी ने फर्म पे कोई केस किया, ठीक है, तो ये नहीं है कि पार्टनर खुद एडमिट कर ले कि ठीक है हम मैं से मानता हूँ कि ये कंपनसेशन हमें पे करना है, अनटिल अनलेस उसके पास इस चीज़ की एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है। समझ में। बेसिकली आप ये समझिए ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं ये 8 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि दैट दीज पावर्स आर अवेलेबल to partner only when there is express authority। ठीक है, ये पावर्स तभी मिल सकती हैं जब एक्सप्रेस अथॉरिटी पार्टनर को दी गई है, इसीलिए हमने लिखा है नो इम्प्लाइड अथॉरिटी। समझ में आया। तो ये भी आपको याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ के स्कोप में नहीं आता, तो ये सारे केसेस हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के केस के अंदर नहीं आते। समझ में आई बात आपको? श्योर, पक्का। जनरली आप देखेंगे इसमें एग्ज़ाम में एक तो ये वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एक ये बहुत पूछा जाता है, ये 4 पॉइंट जो हैं ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बट ये नहीं कि बाकी छोड़ के जाने हैं, ये 4 पॉइंट अच्छे से करने हैं, बाकी जस्ट आप एक बार दिमाग रीड भी कर लेंगे, याद रहना चाहिए आपको मेन बात, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली अथॉरिटी का टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। इसमें से आप देखेंगे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आइए, लायबिलिटी ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर। हमने पढ़ा था कि देखिए जो भी पार्टनर एडमिट होता है उसकी लायबिलिटी उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन से वो ज्वाइन करेगा। एज ए जनरल रूल एन इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द डेट्स इनकर्ड बिफोर ही ज्वाइन द फर्म एज ए पार्टनर। उसकी लायबिलिटी स्टार्ट ही तब होगी जिस दिन से उसने फर्म ज्वाइन करी। हाउएवर ही में एज्यूम द लायबिलिटीज फॉर द पास्ट डेट, वो चाहे अगर खुद उसका मन करता है कि नहीं मैं तो मेरे आने से पहले जो डेट्स है उसके अंदर भी वो अपनी लायबिलिटी एज्यूम करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, उसकी हार्दिक इच्छा है। क्यों करेगा? ज़्यादा इमोशनल हो रहा होगा इसलिए कर रहा होगा। तो उस केस के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म के साथ एज वेल एज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ कि वो पास्ट डेट्स के अंदर भी अपना शेयर देना चाहता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या इनकमिंग पार्टनर पास्ट डेट्स के लिए अपनी लायबिलिटी एज्यूम कर सकता है? तो हाँ, लॉ ने तो ये पावर दी है कि वो चाहे तो कर सकता है। उसके लिए उसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म के साथ एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ। समझ में आया? सेम वे लायबिलिटी ऑफ एन आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर, तो देखिए रिमेन्स लायबल फॉर द पार्टनरशिप डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। जब वो पार्टनर था तो तब तक की डेट्स के लिए, वो तब तक के डिस्प्यूट्स के लिए लायबल है। हाउएवर ही मे बी डिस्चार्ज्ड बाय एन एग्रीमेंट, बट उसके लिए भी उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर थे, ए डिसाइडेड टू रिटायर, ठीक है, और वो 1 जुलाई को रिटायर होता है, तो 1 जुलाई तक की डेट्स के लिए ए जो है उसकी लायबिलिटी है, बट
इसमें उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है कब? अगर एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दोनों के साथ वो एग्रीमेंट कर ले तो पास्ट डेट्स के लिए भी उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसपे 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या इनकमिंग पार्टनर्स पास्ट डेट के लिए लायबल हो सकता है, लायबिलिटी अज्यूम कर सकता है? येस, इफ ही enters into a contract with the creditors as well as with the existing partners। और क्या आउटगोइंग पार्टनर को पास्ट डेट से डिस्चार्ज किया जा सकता है? यस, अगर वो एग्रीमेंट कर ले क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से। क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या आ सकते हैं। इज इनकमिंग पार्टनर कैन एज्यूम लायबिलिटीज इन पास्ट डेट्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और इस पे वेदर आउटगोइंग पार्टनर कैन बी डिस्चार्ज फॉर पास्ट डेट्स। ठीक है, फटाफट इसे नोट करिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इंग्लिश लॉ के अंदर, ब्रिटिश लॉ के अंदर इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो फाइन लगता है, लेकिन इंडियन लॉ के अंदर ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। और देखिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना भी है तो ये जरूरी नहीं है कि जब आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई उसी समय आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन आप कभी भी, सपोज आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई, 2 साल बाद आप उसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इंडियन लॉ के हिसाब से आप उसे कभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्म नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द बिगनिंग, कैन बी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑल्सो। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स के साथ और प्रिस्क्राइब फीस के साथ अप्लाई करना होता है। और क्या क्या नाम चाहिए होता है, उस क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है बेसिकली, फर्म का नेम, कहाँ आप बिजनेस करेंगे, नेम ऑफ अदर प्लेसेस, अगर कोई ब्रांच ऑफिसेस वगैरह हैं आपके, किस किस डेट से कौन से पार्टनर ने ज्वाइन किया, फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब कितने टाइम से फर्म ऑलरेडी चल रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको रजिस्ट्रार को सप्लाई करनी होती है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स एंड फीस। ठीक है, उसके बाद फर्म का जो भी आपका नाम है उसके अंदर ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आप अपने फर्म नेम में यूज़ नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा जिस डेट से को आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस डिलीवर कर दिए रजिस्ट्रार को। The moment you will submit all the documents along with the prescribed fees to the registrar, मान लिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। रजिस्ट्रार उसकी एंट्री अपनी बुक्स में कब करता है, इट इज़ कम्प्लीटली इममेटीरियल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? सपोज आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए 1 जुलाई को, 1 जुलाई जो है उस दिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे सबमिट हो गए। ठीक है, उसके बाद 30 सितंबर को, ठीक है, रजिस्ट्रार ने अपनी बुक्स में एंट्री करी तो हम मानेंगे कि 1 जुलाई को ही रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, 30 सितंबर जिस दिन उसने रजिस्ट्रार ने एंट्री करी, दैट इज़ कम्प्लीटली इममेटीरियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होता है, जिस दिन से आप डॉक्यूमेंट्स विद प्रिस्क्राइब फीस डिलीवर कर दे रजिस्ट्रार को। ठीक है, और इन इंग्लिश लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपलसरी एंड देयर इज पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन बट देयर इज नो पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। फटाफट ये सारे पॉइंट जो है एक बार आप नोट डाउन करिए फास्ट। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दुष्प्रभाव जिसको आप बोल सकते हैं। नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। पार्टनरशिप फर्म किसी भी तरीके का कोई केस फाइल नहीं कर सकती, को पार्टनर्स थर्ड पार्टी पर कोई केस फाइल नहीं कर सकते। एग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पर्सन और द फर्म। कोई भी पार्टनर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता। वैसे ऊपर वाले पॉइंट में भी कवर हो जाता है। थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म, हाँ, पर थर्ड पार्टी जो है, मतलब सपोज ABC की पार्टनरशिप फर्म है, नॉन रजिस्टर्ड है, D एक थर्ड पार्टी है जिसके साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गुड सप्लाई करने का, तो ये पार्टनरशिप फर्म D पर केस नहीं कर सकती, लेकिन जो D है वो केस कर सकता है ABC पे या पार्टनरशिप फर्म पे। थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म। नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। सेट ऑफ आर्बिट्रेशन करने का कोई रिलीफ पार्टनर्स को नहीं है। मतलब सपोज डिस्प्यूट है 50,000 रुपीज़ का, ठीक है, कोई डिस्प्यूट है, ABC
पार्टनरशिप फर्म के बीच में डी के साथ, तो इसको आपस में सेटल नहीं किया जा सकता। 25, 30, 35, 40 हज़ार में जो सेटलमेंट किया जाता है वो सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। If suit is filed against the firm and claim value is more than ₹500, then firm or partner cannot set off। हाँ, अगर ये डिस्प्यूट अमाउंट होता सपोज 50 रुपए का, 80 रुपए का, अप टू ₹100 तक का, तो फिर सेट ऑफ का राइट है। अब देखिए इतना नॉमिनल अमाउंट है कि कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सेट ऑफ का राइट जो पार्टनरशिप फर्म का है वो खत्म हो जाता है। कब? अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। और सेट ऑफ किया तो जा सकता है अगर क्लेम वैल्यू सिर्फ 100 रुपए तक की है, 100 रुपए से ऊपर की है तो फिर फर्म के पास सेट ऑफ करने का राइट नहीं है। तो फर्म कोई केस नहीं कर सकती, पार्टनर कोई केस नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी जो है वो फर्म को स्यू कर सकती है और सेट ऑफ का राइट जो है वो खत्म हो जाता है। दीज आर द मेजर 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से इसे प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेप्शंस। देखिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने डिज़ाइन करी हैं। वो क्या? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। क्या है? सबसे पहले राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू स्यू द फर्म और एनी अदर थर्ड पार्टी, ये तो हमने देख ही लिया। राइट ऑफ पार्टनर टू स्यू, पार्टनर स्यू कर सकता है सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए। वैसे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या प्रोवाइड किया है कि एग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पर्सन और द फर्म, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए वो स्यू कर सकते हैं। फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई और उसके बाद अकाउंट सेटलमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वो केस कर सकते हैं। या फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म। तो डिसोल्यूशन के लिए, डिसोल्यूशन फर्म के अकाउंट्स के लिए और डिसोल्यूशन फर्म की प्रॉपर्टी के कुछ रियलाइजेशन के लिए जो है वो केस कर सकते हैं। पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। ये क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखिए। सपोज 3 पार्टनर हैं ABC। ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब देखिए ए इंसॉल्वेंट हो गया पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, तो होता क्या है, ए के जितने भी पर्सनल असेट्स हैं उनको सेल किया जाएगा और उसकी जितनी भी पर्सनल लायबिलिटीज़ हैं उसको सेल करके उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। अब सपोज उसके पर्सनल असेट्स बेचे गए और वो इनसफिशिएंट निकल के आते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है उसकी पर्सनल लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, तो जो भी उसका पार्टनरशिप फर्म के अंदर स्टेक है, जितना उसका पार्टनरशिप फर्म के अंदर स्टेक है, फिर उस पार्टनरशिप फर्म के स्टेक को भी सेल किया जाएगा। एज स्टेक इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी सोल्ड टू डिस्चार्ज हिज पर्सनल लायबिलिटीज। ठीक है, पहले तो उसके पर्सनल एसेट्स को ही बेचा जाएगा, लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो जितना उसका पार्टनरशिप फर्म के अंदर स्टेक है वो बेच के उसकी पर्सनल लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज किया जाएगा। कब? जब अगर ए इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो वही दिया गया कि पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ द कोर्ट एक ही मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन दिवालिया घोषित होता है, इंसॉल्वेंट घोषित होता है, तो जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट टू सेल हिज पर्सनल असेट्स, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ द कोर्ट। कौन होते हैं ये? द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। समझ में आई बात? टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। समझ में आ गया आपको? श्योर। राइट टू यूज और क्लेम और सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड ₹100 इन वैल्यू। 100 रुपये तक का जो क्लेम है वो आपस में ये सेट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो मेन तो आपकी यही सेकंड और थर्ड पॉइंट है, वो तो हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिए थे। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट आपका जो है वो मेन हो जाता है। फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट तो यहीं पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन विद सर्टेन एक्सेप्शन, जिसमें सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट्स बनाने में कोई कंजूसी आपको नहीं बरतनी, जैसे मैंने आपको पढ़ाने में कंजूसी नहीं बरती, आपको नोट्स बनाने में कोई कंजूसी नहीं करनी। और बिलीव मी, सिर्फ इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। दिस इज द गोल्ड माइन दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, बिलीव मी। चलिए स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है?
between all partners of a firm is called dissolution of firm. What exactly it is? Suppose 3 पार्टनर्स हैं A, B, C. अब A decided to retire और B और C आगे कंटिन्यू करेंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. या सपोज A, B, C पार्टनर्स हैं और कोई एक इनका न्यू पार्टनर आता है, से डी आता है, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मतलब जब पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आता है बिकॉज ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. लेकिन अगर सारे के सारे पार्टनर्स मिलके ए बी सी तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें आगे फर्म कंटिन्यू नहीं करनी, इसे बंद करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. Dissolution of firm between all partners of a firm is called dissolution of firm. अब dissolution के 2 तरीके हो सकते हैं broadly, not by the order of court and order of court. तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ dissolution जो कि कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हुआ. तो वो 4 केसेस हमारे पास है. 1 is by mutual agreement, 2nd business becoming illegal, 3rd insolvency of partner, 4th is notice of dissolution. अब ये क्या है, बड़े ध्यान से देखिए. सबसे पहले बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट की सारे पार्टनर्स मिलके डिसाइड करते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कि यार आगे पार्टनरशिप फर्म को हमें कंटिन्यू नहीं करना. तो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म को हम डिसॉल्व कर देते हैं. अब ये क्या, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो सपोज अगर पार्टनरशिप बनी हुई है फिक्स पीरियड के लिए, तो फिक्स पीरियड के बाद आप उसे डिसॉल्व करेंगे, तो दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. नेक्स्ट है बिजनेस बिकमिंग इलीगल. अगर जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो ही इलीगल बन जाता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आपको इस तरह का प्रोडक्ट डील कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. सपोज प्लास्टिक मटेरियल गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया. तो अगर आपका बिजनेस ही इलीगल बन जाता है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया है, आपको पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा. एनी इवेंट विच मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट बैंड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फ्यूचर डेट. उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. अगर एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म को कंप्लीटली आपको डिसॉल्व करना पड़ता है बाय एडजुडिक्शन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि होता क्या है, उसका जो स्टेक होता है इंसॉल्वेंट पार्टनर का वो हमें बेचना पड़ता है ताकि उसकी लायबिलिटीज डिस्चार्ज की जा सके. तो फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेकेंड है बिजनेस ही इलीगल हो गया, तीसरा है कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फोर्थ इज द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन. अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर नोटिस इन राइटिंग दे के टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म अपनी इंटेंशन देख सकता है कि भैया मुझे अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है ये डिसॉल्व करवानी है. ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पार्टनरशिप एट विल है. समझ में आया? तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर अगर कोर्ट के ऑर्डर से नहीं है तो 4 केसेस हो सकते हैं. 1 इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेकंड इज बिजनेस बिकमिंग इलीगल, थर्ड इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ डिसोल्यूशन. म्यूचुअल एग्रीमेंट में सबकी कंसेंट चाहिए, बिजनेस बिकमिंग इलीगल में कि बिजनेस ही आपका अनलॉफुल हो गया, इंसॉल्वेंसी में कोई भी पार्टनर एक इंसॉल्वेंट हो गया, और नेचर ऑफ डिसोल्यूशन में अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर नोटिस इन राइटिंग दे के पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है. नेक्स्ट है आपके पास डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. अब देखिए डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट कब हो सकता है. देखिए जितने भी केसेस हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, लगभग 7 केसेस, इन सब के अंदर कोर्ट की डिस्क्रिशन है. कोर्ट विल लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस और कोर्ट को लगता है कि सिचुएशन फिट है फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन, तभी कोर्ट ऑर्डर करेगा कि डिसोल्यूशन कर देना चाहिए. इट्स नॉट कंपलसरी, कोर्ट विल लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस. अब कब आप कोर्ट में जा सकते हो फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है, देन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, लाइक कोई पार्टनर है परमानेंटली ब्लाइंड हो गया, पैरालाइज हो गया, तो उस केस के अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन. एनी मिसकंडक्ट बाय द पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, तो उस केस के अंदर कोर्ट में ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, या विदाउट टिकट वो ट्रैवल कर रहा था और उसे जेल भेज दिया गया, तो इस तरीके से होता क्या, पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है वो खराब होती है. तो उसके अंदर जो
केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर द डिसोल्यूशन, और कोर्ट को लगता है कि इट्स अ केस की जहाँ पे उसे डिसोल्यूशन ऑर्डर कर देना चाहिए, तो कोर्ट विल ऑर्डर द डिसोल्यूशन। तो कोई भी मिसकंडक्ट बाय द पार्टनर जिससे बिजनेस अफेक्ट होता है, कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन। एग्जाम्पल, गैम्बलिंग बाय पार्टनर और कन्विक्शन ऑफ पार्टनर ऑन ट्रेवलिंग विदाउट टिकट वुड बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, इसमें मैंने बोल्ड वाला एरिया तो हाईलाइट करी, तो देखिए इसमें मेन था अनसाउंड माइंड, इसमें था इनकैपेसिटी, इसमें था मिसकंडक्ट बाय पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीचेस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कोई पार्टनर बहुत फ्रीक्वेंटली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ब्रीच कर रहा है और इम्पॉसिबल हो गया है दूसरे पार्टनर्स के लिए कि वो पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करवा पाएँ, तो उस केस के अंदर बेसिकली जो पार्टनर्स हैं वो कोर्ट जा सकते हैं टू फाइल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, फ्रीक्वेंट ब्रीचेस ऑफ द एग्रीमेंट बाय पार्टनर एंड अदर पार्टनर्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन द बिजनेस, कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन। समझ पाया? नेक्स्ट है, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्सेप्ट एट ए लॉस। बिजनेस हमारा ऐसा हो चुका है कि सिर्फ उसे लॉसेज में ही कैरी ऑन किया जा सकता है, वैसे कैरी ऑन नहीं किया जा सकता, तो कुछ पार्टनर्स कोर्ट में जा सकते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। समझ पाया? इसके बाद, इफ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। पार्टनर ने क्या किया, अपना सारा का सारा स्टेक किसी और को बेच दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो उस केस के अंदर जिनकी कंसेंट नहीं ली गई या जिनको इससे दिक्कत है वो कोर्ट में जा सकते हैं। इफ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन। देखिए, सारे सर्कमस्टांसेस वो हैं जहां कोर्ट में आप जा सकते हैं, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट विल लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट विल ऑर्डर। बट यस, दीज आर द फॉलोइंग केसेस वेयर द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड विच कोर्ट डीम्स टू फिट। इन 6 के अलावा, देखिए 6 तो सारी पास्ट जजमेंट्स रही हैं, बट इसके अलावा भी अगर कोई भी कोर्ट को लगता है कि कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है जो कि फिट है डिसोल्यूशन के लिए, वहाँ पर कोर्ट जो है डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंप्लीट डेडलॉक हो गया, कॉन्फिडेंस ही नहीं है पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर, एकदम रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट खत्म हो चुका है पार्टनर्स के बीच में, तो वहां पर भी कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकता है। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस वेयर द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कौन से मोड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के? तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4 केसेस आपके पास है, विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट आपके पास 7 केसेस हैं जहां कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन की। देखिए, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जब तक पार्टनर्स पब्लिक नोटिस नहीं दे देते तब तक वो सारे एक्ट्स के लिए लायबल रहेंगे। जब तक पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन नहीं दे दिया जाता तब तक पार्टनर्स जो है सारे एक्ट्स के लिए लायबल रहेंगे। सपोज छोटा सा एग्जांपल, डिसोल्यूशन हुआ 1 जुलाई को, लेकिन पब्लिक नोटिस उसका 31 अगस्त को दिया गया, तो 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया तो उसके लिए भी पार्टनर्स लायबल रहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट से पहले थर्ड समझिए, फिर सेकंड अपने आप समझ में आएगा। पार्टनरशिप असेट्स को रियलाइज किया जाएगा डिसोल्यूशन पे, और उसको कैसे यूज किया जाएगा? सबसे पहले पे किए जाते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, फिर पे किया जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज को एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स लोन, फिर पे किया जाता है पार्टनर लोन को, फिर जो बैलेंस बचता है उससे कैपिटल अकाउंट डिस्चार्ज किया जाता है। मतलब आपने असेट्स रियलाइज किए, सबसे पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देने हैं, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल, और अगर उसके पास कुछ सरप्लस बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर पार्टनरशिप के असेट्स को रियलाइज किया गया और जो कैश है वो सफिशिएंट नहीं है टू पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, However, if amount is insufficient to discharge external liabilities, तो जो solvent partners हैं, solvent partners मतलब जो दिवालिया घोषित नहीं हुए हैं, the solvent partners will bring the amount to discharge the firm's liability। क्योंकि देखिए, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि अगर पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पर
पार्टनरशिप फर्म के असेट्स को बेचा जाता है और असेट्स बेच के सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं होती हैं, तो जो पार्टनर्स हैं वो अपने घर से लेके आएंगे और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सेकंड पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, सरप्लस लेफ्ट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ फर्म्स लायबिलिटी डिस्चार्ज अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। राइट्स का मतलब यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ये मैंने यहाँ पे इनबिल्ट ही कर दिया था थर्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट है, फर्म असेट्स विल बी फर्स्टली यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। फर्म के असेट्स जब बेचे जाएंगे तो उससे सबसे पहले फर्म की डेट्स पे की जाएंगी। सेम वे अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके पर्सनल असेट्स को सेल किया जाता है, तो उससे उसकी पर्सनल लायबिलिटीज को पहले डिस्चार्ज किया जाएगा एंड पर्सनल असेट्स विल बी यूज्ड फर्स्टली फॉर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डेट्स ऑफ द पार्टनर। मतलब फर्म के असेट्स फर्म की डेट के लिए यूज किए जाएंगे, और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो इंसॉल्वेंट होने के केस में उसके पर्सनल असेट्स को सेल ऑफ किया जाता है, दैट विल बी यूज्ड टू डिस्चार्ज हिज पर्सनल डेट्स। हाँ, अगर सपोज अब फर्म के असेट्स बिके और फर्म की सारी डेट्स पे ऑफ हो गई, सरप्लस बचता है। सेम वे अगर पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ उसके पर्सनल असेट्स बिके सपोज 1000 रुपए के, और उसकी पर्सनल लायबिलिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए की हैं, तो सरप्लस बचा कितने रुपए का? 200 रुपए का। तो इन ईदर ऑफ द केस, चाहे फर्म के केस में चाहे पार्टनर के केस में, अगर सरप्लस बचता है, हाउएवर इफ एनी सरप्लस लेफ्ट इन ईदर केस, देन इट कैन बी यूज्ड टू डिस्चार्ज लायबिलिटीज इंटरचेंजेबली। मतलब जैसे इंसॉल्वेंट पार्टनर था, उसके असेट सेल हुए, 1000 रुपए रियलाइज हुए, उसकी लायबिलिटी थी 800 रुपए की, तो सरप्लस कितना बचा? 200 रुपए। तो ये जो सरप्लस है 200 रुपए का, ये यूज किया जा सकता है टू पे ऑफ द फर्म लायबिलिटी। सेम वे अगर फर्म के असेट्स बिके और उसकी फर्म की सारी लायबिलिटीज पे ऑफ होने के बाद कुछ सरप्लस बचता है, तो जितना उस पार्टनर का शेयर है उसको यूज किया जाएगा पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। लेकिन मेन फंडामेंटल इज, बड़े ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और नहीं समझ में आता तो दोबारा देख लीजिएगा, कि फर्म असेट्स विल बी फर्स्टली यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड पर्सनल असेट्स विल बी फर्स्टली फॉर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डेट्स। और अगर इसके बाद सरप्लस बचता है किसी भी केस में, तो फिर उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाएगा। समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ एनी पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन बट बिफोर पार्टनरशिप कंप्लीटली वुंड अप, क्योंकि देखिए डिसोल्यूशन होने के बाद ये नहीं होता कि अगले दिन ही सारे असेट्स बिक जाते हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाती हैं। पूरा एक वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है, 6-8 महीने चलता है। तो अगर इस दौरान किसी भी तरह के कोई पर्सनल प्रॉफिट्स किसी भी पार्टनर ने कमाए, सपोज पार्टनरशिप फर्म का असेट्स था, बिका 10,000 रुपये का, पार्टनर ने बोला नहीं जी 8,000 का ही बिका है, और वो 2,000 रुपये अंटी करने में लगा हुआ है, तो उस केस के अंदर किसी भी तरह के कोई इस तरह के पर्सनल प्रॉफिट्स अगर पार्टनर ने कमाने की कोशिश करी है, तो वो जरूर बताए फर्म के प्रॉफिट में उसे अकाउंट फॉर किया जाएगा। इस तरह के पर्सनल प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट कमाना गंदी बात है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर गुडविल ऑफ द फर्म बेच दी गई आफ्टर डिसोल्यूशन, फर्म 5-7 सालों से चल रही थी, 100 सालों से चल रही थी, या व्हाटसोएवर, उसकी एक मार्केट में गुडविल थी, और डिसोल्यूशन के बाद उस गुडविल को बेच दिया गया, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सपोज ABC पार्टनर थे, डिसॉल्व किया, और गुडविल जो है इन्होंने इस बिजनेस की XYZ को बेच दी, तो फिर ABC जो है इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, अनलेस, हाँ एग्रीमेंट में उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ लिख दिया तो बात अलग है, एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुडविल प्रोवाइड्स फॉर समथिंग एल्स, या गुडविल खुद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने परचेज कर ली इन पर्सनल कैपेसिटी। मतलब सपोज ABC पार्टनर थे, फर्म डिसॉल्व हुई, और ये सारी की सारी जो फर्म की गुडविल थी वो B ने परचेज कर ली, कि भैया तुम मत करो पार्टनरशिप में बिजनेस, मैं इसे एज ए सोल प्रोप्राइटर जो है अब आगे बिजनेस चलाऊंगा। तो उस केस के अंदर अनडाउटेडली B जो है वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसने फर्म की गुडविल खरीद ली। या ABC की फर्म डिसॉल्व हुई, XYZ ने उसे खरीदा, बट ये एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि नहीं आप भी ये बिजनेस कर सकते हो, चाहे 2 साल बाद कर सकते हो या 4 साल बाद, या डे 1 से ही कर सकते हो, तो फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं दे कैन डू द सेम बिजनेस। हाउएवर
अगर गुडविल ऑफ द फर्म बेची जाती है डिसोल्यूशन के बाद तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। और दो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो गुडविल ऑफ फर्म बेचने के बाद भी बिजनेस कर सकते हैं, या तो एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुडविल में ही ये बात मेंशन हो या गुडविल किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने परचेज करी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, बड़े ध्यान से देखिए। If neither goodwill of firm is disposed nor partnership deed provide for a manner in which goodwill of the firm will be utilized, मतलब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया और डिसोल्यूशन के बाद पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कैसे गुडविल का यूटिलाइजेशन करना है, या गुडविल बेची भी नहीं गई किसी को, तो उस केस के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पार्टनर जो है उस बिजनेस को कंटिन्यू पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कर सकता है। समझ में आई बात? देखिए, गुडविल बेच दी गई आफ्टर डिसोल्यूशन तो फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस ही नहीं कर सकते, कैन नॉट कंटिन्यू द बिजनेस विद द सेम फर्म नेम अनलेस एक एग्रीमेंट कुछ अलग ना हो या गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने परचेज करी है। लेकिन अगर गुडविल बिकी ही नहीं और पार्टनरशिप डीड में भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार्टनर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस इन द पर्सनल कैपेसिटी। क्या सर सेम बिजनेस कर सकते हैं, सेम नाम से कर सकते हैं? जी हाँ, सेम बिजनेस सेम नाम से कर सकते हैं, बट पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं, सेम ब्रांड नेम वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल ऑफ गुडविल हो गया और एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देन वो सेम बिजनेस सेम नाम से नहीं कर सकते। समझ में आई बात? सेम बिजनेस करें वो दूसरे नाम से बात अलग है, लेकिन सेम बिजनेस सेम नाम से नहीं कर सकते। समझ में आया? उसके बाद अगर डेफिशिएंसीज बचती हैं ऑफ कैपिटल, सपोज आपका बेसिकली कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या तीन पार्टनर हैं ए बी और सी। ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ उसके पास लेने देने के लिए नहीं है। अब सपोज उन भाई साहब की कैपिटल लगी हुई थी 10,000 रुपये और रियलाइजेशन का लॉस ही आ गया 18,000 रुपये, तो उनकी कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब क्योंकि इंसॉल्वेंट है, कैश तो वो ला ही नहीं सकता, उसके पर्सनल एसेट पर्सनल लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए बहुत है, तो उसकी ये जो नेगेटिव बैलेंस आया दैट विल बी सेटल्ड बाय बी एंड सी। और इसका पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई ना कोई प्रोविजन होता है कि किस तरीके से डेफिशिएंसीज को सेटलमेंट किया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसके लिए एक बड़ा डिसाइडेड केस लॉ है 1903 का, गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ये आप अपना नेक्स्ट लेवल पे इंटर के अंदर अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब आप चैप्टर करेंगे तो उसके हिसाब से पूरी इसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल जो है वो एडजस्ट की जाती है एज पर द प्रोविजंस एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, और अगर कुछ नहीं है तो एज पर गार्नर वर्सेस मुरे केस लॉ विल अप्लाई फॉर फाइनल सेटलमेंट अमंग पार्टनर्स। समझ में आया? शो तो ये था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 6 एंड 7 ये आपके भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट डाउन आप सारे करिएगा, लेकिन 3, 4, 6 और 7 को तो बाय हार्ट एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।